सोचो, एक ऐसा स्टार्टअप जो किसानों की जेब भरता था, घर घर तक सब्जियां पहुंचाता था और महिलाएं अपने ही मोहल्ले में सीईओ बन गई थी। सिर्फ 12 घंटों में फार्म से फ्रिज तक डिलीवरी। सब कुछ परफेक्ट लग रहा था और फिर एक दिन सब कुछ खत्म हो गया। ना कोई स्कैम, ना कोई खराब प्रोडक्ट, बस एक छोटी सी फंडिंग की दौड़ और सब कुछ टूट गया। यह है कहानी ओटीपी की। वरुण खुराना, ना कोई फ्लैशी आईआईटी ड्रॉप आउट एंगल, ना कोई इलॉन मस्क टाइप ब्रांडिंग, सिर्फ एक सिंपल फाउंडर जो करंट एग्रीकल्चरल सप्लाई सिस्टम से परेशान था। किसान दिन भर खेती करते थे और उनका माल सिर्फ 5 रुपए में बिकता था। फिर वो माल शहर में आके 50 रुपए में बिकता था। कस्टमर से इतने पैसे लेने के बाद भी क्वालिटी का नामो निशान नहीं। ये सॉल्व प्रॉब्लम करने निकले थे जो फाउंडर थे वो। और ये फाउंडर का स्टोरी शुरू होने के पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि हम और फाउंडर स्टोरीज आपके साथ शेयर कर सकें। चलिए स्टोरी हम स्टार्टिंग से शुरू करते हैं। 2016 में उन्होंने शुरू की क्रो फार्म से। एक B2B मॉडल था, मंडी से रिटेलर्स तक सब्जी पहुंचाना। बेसिकली निंजा कार्ट टाइप का मॉडल था उनका। बट बहुत ही जल्दी वरुण ये बात समझ गए कि ये तो सिर्फ पैच वर्क है। ये जैसे किसी एक्सीडेंट वुंड पे बैंडेड लगाने के बराबर है। आपको एक्सीडेंट में बैंडेड का नहीं, उसको सर्जिकली रिपेयर करने की ज़रूरत होती है। इसका मतलब यह है कि अगर आपको क्रांति लानी है तो आपको डायरेक्टली एंड कस्टमर को जोड़ना पड़ेगा। और तब आई एक नई सोच, OTP, एक सोशल कॉमर्स प्लेटफॉर्म जहां डिलीवरी बॉयज नहीं, आपके पड़ोस की आंटी ऑर्डर्स ले रही थी, जैसे मीशो फॉर एग्रीकल्चरल और फूड प्रोडक्ट्स। OTP का इंजन तो बहुत चल पड़ा रीसेलर्स के ट्रस्ट पे। सोसाइटी की जो आंटी जी होती थी वो खुद बन गए एंटरप्रेन्योर्स। नेबरहुड्स में ऑर्डर लेते थे, सब्जी भेजते थे और कुछ पैसे भी कमा लेते साइड में। ये मॉडल इंडिया के लिए परफेक्ट लग रहा था। इस मॉडल का ओरिजिनल सोर्स था HUL का जो शक्ति अम्मा कॉन्सेप्ट था, जो वो Tier 3 और Tier 4 कॉन्सेप्ट में यूज़ करते थे एकदम ग्रास रूट लेवल पर पेनिट्रेशन करने के लिए। उस मॉडल का एक वेरिएशन OTP लेके आया था मार्केट में। लोग कन्वीनियंस और ट्रस्ट चाहते थे और फार्मर्स चाहते थे फेयर प्राइस, और OTP उनको वो दोनों ऑफर कर रहा था। AI से डिमांड प्रेडिक्ट करते थे, ऑर्डर्स सुबह सुबह डिलीवर हो जाते थे और 12 घंटों में खेत से फ्रिज तक आपको ऑर्गेनिकली फार्म फ्रेश प्रोड्यूस आपको मिल जाता था आपके घर पर। बट ये मॉडल बहुत ही टाइट था, ये बिल्कुल एक बैले परफॉर्मेंस जैसा, और इन्वेस्टर्स भी इससे बहुत इंप्रेस हुए थे। इन्फ्लेक्शन पॉइंट वेंचर्स, ओमिदयार, वेस्ट ब्रिज, सारे मिला के 350 करोड़ से ज़्यादा की फंडिंग उठाई थी। 8 लाख करोड़ का हर महीने उनका ऑर्डर आते थे। 160 करोड़ की रेवेन्यू इन FY24, बिकॉज जो उनका ट्रस्ट का मॉडल था, बिकॉज आपकी पड़ोस की आंटियाँ फूड सप्लाई करती थी, इसमें ट्रस्ट क्वोशेंट भी बहुत ही हाई था और सिर्फ 12 घंटों में आपको खाना मिलता था, जिसका मतलब ये था कि वो बहुत ही फ्रेश था और फार्म टू होम था। लेकिन तभी हवा ने एक रुख बदल दिया। 2023 आया और अपने साथ लेके आया एक फंडिंग विंटर। ग्लोबल VC सेंटिमेंट क्रैश होने लगा। US ने सारे जो अपने जो लोन पैसे होते थे उस पर इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा दिए, जिसके कारण मार्केट में एक फंडिंग की बहुत शॉर्टेज हो गई। और अब जो ग्रोथ एट ऑल कॉस्ट का मॉडल था वो ज़माना गया। अब इन्वेस्टर्स प्रॉफिट देख रहे थे, वरना बाय बाय। और उसी वक्त क्विक कॉमर्स का तूफान आया, जैसे एक सुनामी के जैसा। ब्लिंकिट, जेप्टो, स्विगी, इंस्टामार्ट, 10 मिनट में सब्जी चाहिए, लो हम प्रोवाइड करेंगे। OTP के 12 घंटे और उसके सामने जेप्टो, स्विगी और ब्लिंकिट के 10 मिनट का प्रॉमिस। अब कंज्यूमर्स को 12 घंटा लेट लगने लगा, और जो उनको रीसेलर मॉडल था, जो इतना प्यारा मॉडल था, वो भी उस स्पीड के सामने स्लो और आउटडेटेड लगने लगा। कस्टमर्स की डिमांड ही बदल गई और OTP उस डिमांड को अडेप्ट नहीं कर पाए। ना तो क्विक कॉमर्स का जवाब दे पाया, ना ही यूनिट इकोनॉमिक्स टाइट कर सका, और इसके कारण उसे उसका यूनिट इकोनॉमिक्स मेंटेन करना, ग्रोथ सस्टेन करना बहुत डिफिकल्ट हो गया। इसमें बहुत तरह की सप्लाई चेन और लॉजिस्टिक्स मैनेज करने की भी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, बिकॉज जो फ्रूट, जो वेजिटेबल और फार्म का प्रोड्यूस होता है, उसे लाने में जो टाइम होता है उसको हम स्किप नहीं कर सकते। और इसमें आया एक सबसे बड़ा ब्लो, जो एक सीरीज B का क्रूशल 80 करोड़ का राउंड वो देख रहे थे, जिसमें एक मेजर इन्वेस्टर्स थे, हीरो फैमिली ऑफिस। वो लास्ट मिनट पीछे हट गए।
और ओटीपी की पूरी फिनेंशियल बैकिंग, जो उनके रिजर्व्स थे, जो उनका होप था, सारा कुछ खत्म हो गया। एक नॉर्मल सैटरडे था, एम्प्लॉयज़ आए और जैसे हर रोज़ अपने काम के लिए आते हैं, शायद कुछ लोग टेंशन महसूस कर रहे थे, बट किसी ने सोचा नहीं था कि आज सब कुछ खत्म हो जाएगा। और फिर वरुण आए और उन्होंने सबसे ये कहा एसेंशियली कि वी रैन आउट ऑफ मनी एंड वी आर शटिंग डाउन ओटीपी। इमेजिन कीजिए कि 300 लोगों का करियर एक अनाउंसमेंट से ख़त्म। सैलरीज ड्यू, वेंडर्स के पेमेंट्स पेंडिंग थे, जो रीसेलर्स थे वो कंफ्यूज हो रहे थे, जो सालों से काम कर रहे थे ओटीपी के साथ, एकदम से उनके सर पर से छत हट गया, उनके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। फार्मर्स डिसअपॉइंटेड हो गए। सब कुछ जैसे एक लाइट का स्विच बंद करने के बराबर हो गया था और सिर्फ अंधेरा बचा था। आखिर में ओटीपी इसलिए नहीं गिरा बिकॉज लोगों को ताज़ा सब्जी नहीं चाहिए, वो इसलिए गिरा बिकॉज जो सिस्टम बनाया गया था सपने को पूरा करने के लिए, वो आज मार्केट के रिक्वायरमेंट को अडेप्ट नहीं कर पाए, मार्केट के रिक्वायरमेंट को वो फुलफिल नहीं कर पाया। वो फार्म टू फॉर्क का कॉन्सेप्ट बहुत ही बढ़िया है, इमोशन से भरा हुआ है। रीसेलर मॉडल भी इमोशन से बड़ा है। जब आपकी लोकल नेबरहुड आंटीज को आप एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करते हो, ये एक बहुत ही पॉजिटिव मॉडल है। बट दोस्तों, इमोशन से कंपनी का इंजन नहीं चलता। और इंडिया के स्टार्टअप युद्ध में अगर आपके पास ब्रूटल एफिशिएंसी नहीं है, अगर आपके पास प्रॉफिट्स नहीं है, अगर आपके पास कैश फ्लोज नहीं है, तो सब कुछ खत्म और आपका सपना सिर्फ एक पावर पॉइंट पिच टेक बन के रह जाता है। उनके एक्स एम्प्लॉयज़, उनके रीसेलर्स, उनके फार्मर्स सारे यही सोचते होंगे कि हमने तो दिल से काम किया था, मैं पूरा मिशन पे विश्वास किया था, हमारे पास 80 कस्टमर्स थे, अब हम उन्हें क्या कहेंगे, हमारी 3 महीने से वेंडर्स की पेमेंट बाकी है, अब तो हमारे पास उम्मीद भी नहीं बची। ये कंपनी के स्टेक होल्डर्स थे, कंपनी के बैकबोन थे, और जब फंडिंग बंद हुई तो सबसे पहले इनके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। तो असल में यहाँ गलत क्या हुआ? कोई एक बड़ी मिस्टेक नहीं थी, हज़ारों छोटी छोटी चूक थी। एक रेवेन्यू मॉडल जो यूनिट इकोनॉमिक्स में कभी फिट नहीं हो पाया, एक बिजनेस मॉडल जो मार्केट को अडेप्ट नहीं कर पाया, और कस्टमर्स जो ब्लिंकिट और जेप्टो के स्पीड के पीछे भाग गए, और सबसे बड़ा झटका एक लास्ट मिनट इन्वेस्टर जिन्होंने उनके सर पर से अपना हाथ खींच लिया और पूरा का पूरा सपना टूट गया। तो ओटीपी की कहानी में 4 कड़वी लेकिन ज़रूरी बातें छुपी हैं जो आप अपने स्टार्टअप्स में भी आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो। पॉइंट नंबर 1, फ्रेशनेस तो अच्छा है लेकिन स्पीड और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ओटीपी ने क्वालिटी बेची, जेप्टो और ब्लिंकिट ने स्पीड, और इंडिया का कस्टमर उन्हें अभी चाहिए, इस पे ज़्यादा विश्वास करते हैं। चाहे वो 12 घंटे पुरानी ऑर्गेनिक सब्जी हो या वो 10 मिनट की जेप्टो की डिलीवरी हो। पॉइंट नंबर 2, कॉम्प्लेक्सिटी खुद एक कैंसर है। कोल्ड चेन, एआई, रीसेलर्स, प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स, सब अच्छा लगता है पिच डेक में, लेकिन इंडिया के नैरो मार्जिन्स में ये सब प्रॉफिट को बहुत सैक्रिफाइस कर देते हैं। पॉइंट नंबर 3, जब सांस किसी और के पैसे के दम पे चलती हो तो प्रॉफिट को सैक्रिफाइस कर देना बहुत रिस्की हो जाता है, और अपने पास एक रिजर्व सिलेंडर रखना बहुत ज़रूरी होता है। एक इन्वेस्टर, हीरो फैमिली ऑफिस, उन्होंने सर पर से हाथ खींच लिया और सब कुछ रुक गया। अगर फंडिंग ऑक्सीजन है तो अपनी सिलेंडर अपने पास रखना सीखो। उनके पास लॉजिस्टिक सपोर्ट था अगर वो 10 मिनट के मॉडल पर पिवट करना चाहते थे, बट ये ना करना उनके लिए एक बहुत बड़ी गलती हो गई, और सिर्फ ऑर्गेनिक सब्जी का मार्केट एक बहुत ही निश नैरो मार्केट बन गया, जिसके लिए इतनी बड़ी वैल्यूएशन जस्टिफाइड नहीं थी, बिकॉज मार्केट ही छोटा है। ओटीपी का आखिरी लेसन यह है कि स्टार्टअप दुनिया में पैशन काफ़ी नहीं होता, अकल तो चाहिए, एजिलिटी भी चाहिए, और सबसे ज़्यादा ब्रूटल ऑनेस्टी चाहिए खुद से। तो आपको क्या लगता है, क्या ओटीपी कुछ और कर सकता था, अपनी बिजनेस को बचा सकता था? कमेंट्स में बताइए कि अगर आपको इसमें आप क्या लगता है, क्या ओटीपी अपने कंपनी को बचा सकते थे? और अगर ये कहानी आपको दिल को छू गई तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें फॉर मोर स्टोरीज लाइक दिस। और अगर आप फंडिंग रेस कर रहे हो तो नीचे कमेंट्स में एक लिंक मैंने शेयर किया है, उसे देखना मत भूलना, ताकि आप समझ सको कि इन्वेस्टर्स 2025 में स्टार्टअप्स में क्या देख रहे हैं। तो अगर आपको फंडिंग रेस करना चाह रहे हैं तो वो लिंक देखना बहुत ज़रूरी है। टेक केयर।